तो जय हिंद दोस्तों, आपको अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मेरे प्यारे बच्चों सामने आपके सामने हाजिर हैं। यहाँ पर देखिए हम आपको पूरा फुल सोल्यूशन मेरे पास जो कक्षा 10 हिंदी की बात करेंगे, इसका पूरा फुल सोल्यूशन हम आपको बताएंगे और इसकी पीडीएफ मेरे प्यारे बच्चों देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पे हम आपको अच्छी तरीके से बताने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। तो आप सभी लोग को क्या चाहिए कि बस हमारे साथ जुड़े रहें, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखे रहें और यहाँ पर आपको तैयारी ज़बरदस्त तरीके से अब कराई जाएगी। तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों कक्षा 10 पूरा हिंदी की बात करेंगे, ठीक है। कक्षा 10 पूरा हिंदी की बात करेंगे जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आप सभी लोग भी जवाब देने का प्रयास करिएगा ताकि आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को भी आंसर देना है इसका, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। रसिक प्रिया के रचनाकार हैं, किसके? रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो चार ऑप्शन आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। आचार्य केशवदास, आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य देव या भिखारी दास। तो अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। क्या हो जाएगा? आचार्य केशवदास। तो रसिक प्रिया किसके हैं रचनाकार? आचार्य केशवदास जी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं, निम्न में से कौन ऐसे हैं जो मुक्तक काव्य के कवि हैं? तो चार ऑप्शन आपको मिलेगा। बिहारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कबीर दास या जगनिक। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? बिहारी। क्या हो जाएगा? बिहारी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। केशवदास की रचना है, केशवदास की रचना कौन सी ऐसी रचना है जो केशवदास की रचना है? तो चार ऑप्शन आपको मिलेगा। रामचंद्रिका, भक्तमाल, सुदामा चरित या प्रेम वाटिका। तो अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्रिका। क्या हो जाएगा? रामचंद्रिका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसका आंसर भी लिखते चलेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इसकी पीडीएफ तुरंत आपको मिल जाएगी कहाँ? हाई लेवल स्टडी टेलीग्राम चैनल जो है वो उसमें आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। ललित ललाम के रचयिता कौन है? किसके? ललित ललाम के रचयिता कौन है? चार ऑप्शन आपको मिलेगा। पद्माकर, मतीराम, भूषण या बिहारी। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? मतीराम। क्या हो जाएगा? मतीराम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है? ऐसी कौन सी रचना है जो पद्माकर द्वारा लिखी गई है? तो चार ऑप्शन आपको मिलेगा। रसरास, कवि प्रिया, गंगा लहरी, शिवा बावनी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? गंगा लहरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? कौन से ग्रंथ? रीत ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा। 3, 4, 2 या 5। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। रीतिकाल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कवि हैं, कौन है जो अलंकारवादी आचार्य कवि हैं? राजा यशवंत सिंह, राजा केशवदास, केशवदास राजा नहीं, केशवदास। विकल्प क व ख दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका ग हो जाएगा। विकल्प क और ख दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? जो रसखान है किस काल की किस शाखा के कवि हैं? तो चार ऑप्शन आपको मिलेगा। रीतिकाल कृष्ण भक्ति शाखा, भक्ति काल निर्गुण भक्ति शाखा, भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? रीतिकाल की कृष्ण भक्ति शाखा। तो ये आपको याद कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप इस क्लास को पूरा पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कौन से प्रश्नों को पढ़ें, हम कौन से प्रश्नों को छोड़ें। यहाँ पर हम छांट छांट के आपको उन्हीं प्रश्नों को पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों जो एग्जैक्टली आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? कौन से किसके? छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो चार ऑप्शन आपको मिलेगा। बिहारी, जगनिक, नरोत्तम दास, भूषण। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? भूषण। क्या हो जाएगा? भूषण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अद्भुत आलाप के कवि हैं। अद्भुत आलाप के कवि कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या हरिऔध। तो आंसर की बात करें कौन हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपके लिए गद्यांश होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आपके एग्जाम में एग्जैक्टली यही आने वाला है। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिखना नहीं है, अच्छी तरीके से समझना है। जो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम आपको बताएंगे वो आपको इसमें ध्यान देना होगा। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट हम आपको बताएंगे इसको आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, हम ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। ठीक है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चंस की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए इतना ज़्यादा मेहनत की जा रही है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहना है, अपनी तैयारी को बनाए रखना है और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई को अपने बनाए रखना है। ठीक है, आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर हम अच्छा से अच्छा चीज़ बताने का प्रयास कर सके। आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, चलिए हमारा प्रश्न क्या है? अ नंबर, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। किसका? प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। किसका? अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, यहाँ पर हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पहला प्रश्न आपका ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा नंबर, लेखक के अनुसार व्यक्तियों को किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। दूसरा, या कैसे लोगों का साथ करना बुरा है। ठीक है, अगर उसके बाद देखिए, सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय चित्त, भाव और प्रवृत्ति की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अगला देखिए, प्रस्तुत अवतरण में लेखक क्या कहना चाहता है। उसके बाद, सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी क्या स्थिति होती है। ठीक है, चलिए इसका संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ देखिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यावतरण। क्या? प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से क्या है, अवतरित है। ठीक है, अथवा आप एक और लिख सकते हैं, पाठ का नाम क्या लिख सकते हैं, मित्रता। लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए इस चैप्टर से जितने भी आपके आएंगे सारे का जो आपका संदर्भ होगा एक ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। देखिए इसमें क्या कर रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है। लेखक का कथन है कि जब हम अपने घर से बाहर निकलकर घर से बाहर निकलकर समाज में कार्य आरंभ करते हैं तब हम प्रायः अपरिपक्व ही होते हैं। क्या होते हैं? अपरिपक्व ही होते हैं। उस समय हमारा मन कोमल होता है। हम जिस किसी स्वभाव के लोगों से संपर्क में आते हैं उनका हमारे चित्त पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। जैसे आप इसमें देखिए कहने का भाव क्या है, कहने का भाव ये है कि जैसे आप जिस संगत में ज़्यादा रहेंगे आपके माइंड पर आपका प्रभाव उसी तरीके से पड़ेगा, क्योंकि हमें उस समय अच्छे बुरे का विवेक नहीं होता, हमारे विचार अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते
और हमारा स्वभाव पूरी तरह विकसित भी नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। इसमें बहुत सारी रेखांकित अंश है। ठीक है, तो लेखक का कहना है कि जब व्यक्ति घर की सीमाओं से बाहर निकलकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है, उस समय उसका स्वभाव कच्ची मिट्टी के समान होता है। मिट्टी की मूर्ति जब तक आग में नहीं तपाई जाती तब तक उसे इच्छानुसार रूप दिया जा सकता है। उसी प्रकार जब तक हमारे स्वभाव और विचारों में दृढ़ता नहीं होती तब तक हमारे आचरण को मनचाहे रूप में ढाला जा सकता है। उस समय हमारे ऊपर मित्रों के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि उस समय हम अच्छी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हम देवताओं के समान सम्माननीय बन जा सकते हैं, और बुरी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हमारा आचरण राक्षसों के समान घृणित और नीच भी हो सकता है। ठीक है, तृतीय रेखांकित अंश की व्याख्या करें तो लेखक का मत है कि हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जिनकी इच्छा शक्ति हमसे अधिक सबल और संकल्प हमसे अधिक दृढ़ हो। इसका कारण यह है कि वे अपनी बात जो चाहे अच्छी हो या बुरी हमसे बिना विरोध के मनवा लेंगे। परिणाम स्वरूप हम निर्बल होते चले जाएंगे। हमें निर्बल संकल्प शक्ति के लोगों का साथ करना इन दृढ़ संकल्प शक्ति वाले लोगों से भी अधिक बुरा है। ठीक है, जो हमारी ही बात को सर्वोपरि रखते हैं, ऐसी स्थिति में उचित प्रतिरोध और सहयोग के अभाव में हमारी ही प्रवृत्तियां बिगड़ सकती हैं। तात्पर्य यह है कि हाँ में हाँ मिलाने वाले तथा अच्छी बुरी दोनों बातों का समर्थन करने वाले व्यक्ति सच्चे मित्र हो सकते हैं। चलिए अगला देखिए, लेखक के अनुसार हमें निम्नलिखित दो प्रकार के लोगों का साथ करना चाहिए। कौन से? ऐसे लोग जिनकी हर बात में बिना विरोध के माननी पड़ती हो, ऐसे लोग जो सदैव हमारी ही बात को महत्व प्रदान करें अथवा ऊपर रखें। दूसरा, सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय हमारे भाव अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते, हमारा चित्त कोमल होता है और हमारी प्रवृत्ति पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होती है। आगे चलिए, प्रस्तुत अवतरण में लेखक का कहना चाहता है कि किशोरावस्था सबसे अधिक संवेदनशील और क्रियात्मक अवस्था होती है। इस अवस्था में उचित अनुचित का विवेक नहीं होता, अतः मित्रों का चयन करते समय विशेष जागरूकता रखनी चाहिए। चौथे नंबर की बात करेंगे, सामाजिक जीवन के प्रारंभिक समय में हमारी स्थिति कच्ची मिट्टी के मूर्ति के सदृश होती है, जिसे इच्छानुसार कोई भी स्वरूप दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो हमारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर यहाँ पे अब आप ध्यान से देखिएगा, जो आपके रेखांकित अंश है, ठीक है, ये आपके रेखांकित अंश है, इसको आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, इसका भी आगे नीचे आपको अर्थ लिखना होगा। ठीक है, इन विभिन्नताओं को देखकर अगर हम अपरिचित आदमी हड़बड़ा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, जो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर देखने वालों को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें जो क्वेश्चंस पूछता है किस टाइप से पूछता है, तो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ अथवा पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब हम बात करेंगे, इसमें देखिए, प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक क्या कहना चाहता है उसको आपको लिखना है। भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है, इसको भी आपको लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। तो चलिए, यहाँ क्या हो जाएगा, संदर्भ की बात करेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। ठीक है, तो ये आपको लिख सकते हैं, अथवा आप पाठ का नाम भारतीय संस्कृति, लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या होगा।
आगे देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि भारत भूमि की विभिन्नताओं को देखकर दूसरे देशों के वासी अथवा ऐसे व्यक्ति जो यहाँ के मौलिक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं घबरा जाते हैं और कह बैठते हैं कि भारत तो एक देश ही है ही, अपितु यह तो अनेक देशों का समूह है। यहाँ के निवासी एक भी किसी जाति के नहीं है, अपितु क्या हो जाएगा, यहाँ पर भिन्न भिन्न जाति के हैं। दूसरे देशवासियों की इस प्रकार की बातों में आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे इस देश को ऊपर ही ऊपर अर्थात सतही दृष्टि से देखते हैं, इस प्रकार की गहराई में नहीं उतारते। निश्चित ही ऐसे लोगों को विभिन्नता अर्थात अनेकता ही नजर आएगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक भारत भूमि की विविधता का बहुत ही सार्थक और धनात्मक रूप में वर्णन करता है। इससे लेखक की अपने देश और उसकी संस्कृति के प्रति प्रेम की भावना झलकती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में बताया गया है कि जिस प्रकार भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों, भिन्न भिन्न जनपदों अथवा भिन्न भिन्न ग्रामों में बोली जाने वाली बोलियों की गणना करना अत्यंत कठिन है, उसी प्रकार इस मातृभूमि पर निवास करने वाले लोगों के भिन्न भिन्न धर्म और इन धर्मों के भी भिन्न भिन्न संप्रदायों की गणना करना भी और उससे निश्चित करना भी आसान काम नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे साथ सुनते भी हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे प्यारे बच्चों। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है और क्या चीज़ें इसमें करनी है। यहाँ पर देखिए, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। दूसरा नंबर, इस काव्य पंक्तियों में बाल पतंग किसे कहा गया है। तीसरा नंबर, लोचन एवं सरोज के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। चौथा नंबर, उपर्युक्त पद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए संदर्भ की बात करेंगे। पहला देखिए, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित हैं। यह अंश हमारी पाठ्यपुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एक चीज़ और दिया है, आपको बस हमारे साथ जुड़े रहने की जरूरत है, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसमें क्या दे रखा है कि प्रस्तुत पद में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है। ठीक है, और देखिए व्याख्या की बात करेंगे तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत के समान बने हुए विशाल मंच, मतलब कि जो उदयाचल पर्वत है, ठीक है, एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, उदयाचल है, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा है। ठीक है, विशाल मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे, जो भंवरे हैं, भंवरे आप जानते हैं ना, जो मधुमक्खियाँ होती हैं उसको भंवरे कहते हैं, हर्षित उठे। आशय यह है कि श्री राम के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अत्यधिक प्रसन्न हो गए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। काव्यगत सौंदर्य की बात करेंगे तो पहला देखिए क्या है, यहाँ पर मंच की विशालता और रामचंद्र के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। भाषा क्या है, अवधि है। शैली की बात करेंगे, प्रबंध और चित्रात्मक है। रस की बात करेंगे, अद्भुत रस है। छंद की बात करेंगे, दोहा है। अलंकार की बात करेंगे, उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार का मंजुल प्रयोग है। ठीक है, और गुण की बात करेंगे, माधुर्य गुण है। भाव की बात करेंगे, कवि बिहारी ने भी श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण करते हुए लिखा है, मनो नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात। ठीक है, इस काव्य पंक्तियों में बाल पतंग प्रायः प्रातःकालीन सूर्य को कहा गया है। लोचन यानी आँख, चक्षु, सरोज, कमल, वारिस। ठीक है, लोचन मीन्स क्या होता है, आँख और चक्षु। सरोज मीन्स क्या होता है, कमल और वारिस। ठीक है, चलिए उपर्युक्त पद्यांश का आशय यह है कि श्री राम के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित सभी सज्जन पुरुष अति प्रसन्न हो गए। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है।
अगला देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जौ पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित चंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालंदी कूल कंदम्ब की डारन। ठीक है, अब देखिए प्रस्तुत पद्य की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्य में कवि ने क्या कामना प्रकट की है? पहला। दूसरा नंबर, पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पद्य में कालिंदी कूल तथा पाहन क्या है? ठीक है, चलिए उत्तर नंबर 1 की बात करेंगे, संदर्भ की बात करेंगे। संदर्भ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रस्तुत पद्य जो है हमारे रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग की बात करेंगे तो इस पद्य में रसखान ने पुनर्जन्म के विश्वास व्यक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने एवं उनके समीप ही रहने की कामना की है। ठीक है, व्याख्या की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो रसखान कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रजभूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं। यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी की गायों के बीच विचरण करता रहूं। यदि मैं अगले जन्म में पत्थर ही बना तो मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का बनूं जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी अंगुली पर छाते के समान उठा लिया था। यदि मुझे पक्षी योनि में भी जन्म लेना पड़ा तो भी मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कंदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं। ठीक है, क्योंकि जो यमुना नदी करे कदम की जो वृक्ष था वहाँ के नीचे जो श्री कृष्ण तो वहाँ जाते अपना खेलते होते थे। ठीक है, काव्य का सौंदर्य की बात करेंगे तो रसखान कवि की श्री कृष्ण के प्रति असीम भक्ति को प्रदर्शित किया गया है। उनकी भक्ति इतनी उत्कृष्ट है कि वह अगले जन्म में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस शांत, भक्ति एवं भक्ति छंद सवैया, अलंकार कालिंदी, कदम्ब के डारन में अनुप्रास और गुण प्रसाद है। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करेंगे। प्रस्तुत पद्य में कवि ने श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की तीव्र कामना प्रकट की है। ठीक है, अब चलिए इसमें हम कुछ आपको जीवन परिचय के बारे में बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इनका जीवन परिचय आपको एकदम लिख लेना है क्योंकि इनका जीवन परिचय बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एग्जैक्टली हम आपको बता सकते हैं कि देखिए इनका किसी भी वर्ष ऐसा नहीं है जो कि न आया हो। यहाँ पर देखेंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यानी कि लगभग हर साल एग्जैक्टली 99.99% आपका आता है। ठीक है, 0.01% का चांस नहीं होता है कि मेरे पास बच्चों नहीं पूछा, लेकिन आपका बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए जीवन परिचय की बात करेंगे। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्व अध्याय से इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था में पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। फलतः वैभव के पालने में झूलना इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। ठीक है, इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया
और अंततः यह क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्याकाश में रिक्तता उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ली। ठीक है, कृतियाँ की बात करेंगे। प्रसाद जी ने काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्नलिखित है। नाटक की बात करेंगे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे नाटक इन्होंने लिखे थे। ठीक है, जैसे हम आपको कुछ नाटक के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, जैसे स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुवशामिनी, कामना, राज्यश्री, जनमेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन, कल्याणी परिणय आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। प्रसाद जी ने नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य नाटक कला का सुंदर समन्वय है। इनके नाटकों में राष्ट्र के गौरवमय इतिहास का सजीव वर्णन हुआ है। ठीक है, कहानी संग्रह की बात करेंगे तो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल प्रसाद जी की कहानियों के संग्रह हैं। इनकी कहानियों में मानव मूल्यों और भावनाओं का काव्यमय चित्रण हुआ है। उपन्यास की बात करेंगे तो कंकाल, तितली और इरावती अपूर्ण है अभी ये। ठीक है, प्रसाद जी ने अपने इन उपन्यासों में जीवन की वास्तविकता का आदर्शोन्मुख चित्रण किया है। ठीक है, जीवन परिचय की बात करेंगे, किनका जीवन परिचय है यहाँ पे, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय है। ठीक है, इनका भी जीवन परिचय बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इनको भी अच्छी तरीके से आपको लिखना है। इनका भी लगभग क्या 99.99% हर एक साल पूछा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए हर साल पूछा गया, 2022 तक लगातार पूछा गया, 23 में पूछा जाएगा। जीवन परिचय की बात करेंगे, क्रांति की अमर साधिका सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद ज़िले के निहालपुर गांव में हुआ था। ठीक है, जो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म था इलाहाबाद ज़िले के निहालपुर गांव में हुआ था। इनके पिता रामनाथ सिंह सुशिक्षित, संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांस्टवेथ गर्ल्स कॉलेज में हुई थी और 15 वर्ष की उम्र में इनका विवाह खंडवा मध्य प्रदेश के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। ठीक है, इनके पति ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेते थे। ठीक है, सुभद्रा कुमारी भी पति के साथ राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेती रही, जिसके परिणामस्वरूप ये अनेक बार जेल भी गईं। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनका अध्ययन क्रम भंग हो गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ये राष्ट्र प्रेम पर कविताएं लिखने लगी। हिंदी काव्य जगत में भी ये ही ऐसी कवित्री थी जिन्होंने अपनी ओजमय कविता द्वारा लाखों भारतीयों तरुण तरुणियों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। झांसी वाली रानी थी तथा वीरों का कैसा हो वसंत, इसकी बात की और कविताएं तरुण तरुणियों के क्रांति की ज्वाला फूंकती रहीं। इन्हें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी से भी पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप इनकी देशभक्ति का रंग और भी गहराता गया। आप मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रहीं। सन 1948 ईस्वी में एक महान दुर्घटना में नियति ने एक प्रतिभाशाली कवित्री को हिंदी साहित्य जगत में असमय ही छीन लिया। काव्य कृतियाँ की बात करेंगे तो देखिए इन्होंने जो काव्य कृतियाँ की हुई थी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नवत हैं। पहला क्या है, मुकुल। दूसरा, इस संग्रह में वीर रस से पूर्ण वीरों का कैसा हो बसंत आदि कविताएं संग्रहित है। इस काव्य संग्रह पर इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त हुआ। त्रिधारा की बात करेंगे तो इस काव्य संग्रह में झांसी की रानी की समाधि पर प्रसिद्ध कविता संग्रहित है। इनके इस संग्रह में देश प्रेम की भावना व्यक्त होती है। सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादिनी, ये तीनों इनके कहानी संकलन हैं। साहित्य में स्थान की बात करेंगे, श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने काव्य में जिस वीर नारी को प्रदर्शित किया है वह अपने आप में स्मरणीय है और नारी जगत के लिए आदर्श है। आप अपनी ओजस्वी वाणी और एक समर्थ कवित्री के रूप में हिंदी साहित्य के में अपना विशेष स्थान रखती हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये संस्कृत से लिया गया है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, वाराणसी। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयम विमल सलिल
तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता अस्यायाः घटनानां वलयाकृतिः खण्डक्तीयः धवलायां चंद्रकायां बहुराजते अगणिता पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति अस्याः घटनानां च शोभां विलोक्य इमाम बहु प्रसन्नति। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। संदर्भ की बात करेंगे तो संदर्भ में देखिए क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है। ठीक है, आगे चलिए प्रसंग की बात करेंगे तो प्रसंग में देखिए इस गद्यांश में हमारी वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया। अनुवाद की बात करेंगे, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इनके घाटों की घुमावदार पंक्तियां श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ से आते हैं और इनके घाटों की शोभा देखकर बहुत ही प्रसन्नता करते हैं। वाराणस्याम की बात करेंगे, देखिए अगला क्या है, वाराणस्याम प्राचीन काले देव। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है। अगला देखिए हमारा कौन सा अलंकार है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें उपमा अलंकार, किसकी परिभाषा बात करेंगे, उपमा अलंकार की परिभाषा की बात करेंगे। ठीक है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। जहाँ पर एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से या एक वस्तु की दूसरे व्यक्ति से क्या की जाए, तुलना की जाए, यहाँ राधा के चरण की तुलना या समानता गुलाब से दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, उपमान, वाचक, साधारण धर्म। तो जिस वस्तु की समानता बताई जाती है वह उपमेय प्रस्तुत होता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में राधा चरण उपमेय हैं। जिस वस्तु में समानता की जाती है वह वस्तु उपमान अप्रस्तुत कहलाती है। ऊपर दिए गए उदाहरण में गुलाब उपमान है। ठीक है, वाचक की बात करेंगे, समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला शब्द वाचक कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में समान शब्द क्या है, वाचक है। साधारण धर्म की बात करेंगे, जो गुण उपमान और उपमेय के समान रूप में रहता है वह साधारण धर्म कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में कोमल शब्द जो है साधारण धर्म है, क्योंकि यह राधा चरण और गुलाब दोनों में है। अगला देखो उदाहरण की बात करेंगे, हरिपद कोमल कमल से स्पष्टीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर उपमेय क्या है, हरिपद, उपमान कमल, वाचक शब्द से साधारण धर्म कोमल। ठीक है, इस तरीके सारे आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।